तो बिकमिंग सुपरनैचुरल का हम चैप्टर 2 कर रहे थे और जिसमें हमने जाना प्रेजेंट मोमेंट। चैप्टर का नाम है प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि हम अपने पूरे तरह से वर्तमान में कैसे आए। तो वर्तमान का जो के बारे में हमने जाना, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कुछ बातें, इसी में हम आगे चलेंगे। इसी चैप्टर के आगे के ज्ञान के साथ हम जुड़ते हैं। तो हमने जाना कि हम जब बहुत सारी चीजों से जुड़े होते हैं, है ना। हमारा जब हम अभी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी जो ध्यान में यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन अगर किचन में लगा है या कल क्या करना है फ्यूचर में लगा है या आज सुबह क्या हुआ था इस बारे में जान रहे, तो हमारी एनर्जी उसमें चली जाती है। हमारी एनर्जी या तो पास्ट में चले जाती है या फ्यूचर में चले जाती है और हम प्रेजेंट को पूरी तरह से नहीं जी पाते हैं। ये हमने जाना अभी तक के स्वाध्याय में, और हमने बहुत सारी सुंदरता से हमने बातें जानी कि प्रेजेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट में रहने की जब बात होती है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और यहाँ पे जो डिस्पेंजा ने हमें बताया कि किस तरह से स्टडी हुई है कि किस तरह से हमारे अंदर जब हम पास्ट की कोई बात सोच करके रहते हैं, कुछ भी ऐसा कोई हादसा हो गया है किसी के जीवन में अगर, और वो उसी को या फिर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं अच्छी लग रही है जिसके वजह से आप फिर अभी भी आप या तो बिल्कुल सैड हो जाते हैं या फिर आप जिसको सोच करके गुस्सा आने लगता है या फ्रस्ट्रेशन आने लगती है आपके अंदर, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाता है ना। और वो एसआईजीए जो टेस्ट होता है उससे पता चला है कि कितना एलिवेट हो जाते हैं इमोशंस 49.5, और सर्वाइवल इमोशंस जो हमारा कॉर्टिसोल रिलीज करता है स्ट्रेस को अकोमोडेट करने के लिए, वो कैसे हमारे अंदर से तेजी से नीचे आता है जब हम मेडिटेट करते हैं। तो मेडिटेशन की जो उन्होंने सेशंस लिए और उसमें जो स्टडी करी गई उसमें बताया गया कि मेडिटेशन से जो स्ट्रेस है वो किस तरह से हमारे अंदर कम होता है और कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है वो सर्वाइवल इमोशन भी कितना कम हमें जरूरत होती है। हमने ये भी जाना कि इसके बाद कि जहां पे भी हमारा टेंशन जाता है किसी भी चीज पे, चाहे वो टीवी हो, बच्चे हैं घर में, या फिर आप फेसबुक में हैं, आजकल तो ब्राउज इतना करते हैं, रील्स कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, लिंक्डइन देख रहे हैं, या फिर ट्विटर देख रहे हैं, या फेसबुक पे कोई कुछ देख रहे हैं, बच्चों पे है, पेरेंट्स पे है, हमारे अगर माता पिता साथ में है या कहीं और हैं उन पे है हमारा ध्यान, या अपनी फेस पे है, अपनी बॉडी पे है, या कहीं पर भी है, तो बहुत सारी जगह, मतलब इतनी सारी जगह है। मैं एक स्लाइड भी इसके बारे में शेयर करती कि हमारा एक दिन में कितनी सारी जगह में ध्यान चले जाता है। और वो ध्यान क्या है, जब ध्यान गया यानी कि एनर्जी गई हमारी, वेर एवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमारा इतनी सारी जगह जब हम ध्यान जाता है तो हमारी एनर्जी उस तरफ जा रही है, उस सारी चीजों में जा रही है। तो उस कारण से क्या होता है कि हमारे पास कुछ बचती नहीं है एनर्जी जो हम क्रिएटिव कर सकें, क्योंकि हम बाद में आप देखोगे कई बार कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बस रील्स देख रहे हैं, मोबाइल ब्राउज कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उन्होंने क्या करा, कुछ तो काम नहीं करा। खास करके घर में बड़े बूढ़े होते हैं आजकल, वो लोग भी मोबाइल चलाने लगे, लेकिन थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। घर में हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी में थक जा रहे हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, बॉडी के ऊपर ध्यान है बहुत ज्यादा, या फिर फोन पे बातें कर रहे हैं अपने सिबलिंग्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं पर, तो एनर्जी हमारी उधर चले जा रही है और फिर कुछ भी नहीं बचता हमारे पास कि हम नया क्रिएट कर पाए। एनर्जी नहीं है, बैठने की हिम्मत नहीं है, सोने का मन कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो डिस्पेंसा ने हमें बताया कि किस तरह से हर एक सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है, कहाँ हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह से वेस्ट करेंगे तो हम क्रिएटर नहीं है, हम क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें एनर्जी अपनी कहाँ डिवाइड करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ हमें टेंशन डालना है, किस पे नहीं डालना है, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह देखना है, इश्यूज को इश्यूज की तरह देखना जरूरी है क्या, हम बाहर की तरफ कितना अपना ध्यान रखते हैं, अंदर की तरफ हम कितना अपने अंदर भीतर जाते हैं ना, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो यही एक क्रॉनिक रियलिटी बन जाती है हमारी, और धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, क्योंकि हम अपने
फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम सही से, और हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और एनर्जी में हम बहुत सारी चीजें, हम नेगेटिविटी लेकर के आ जाते हैं अपने भीतर। इसीलिए वी आर नॉट द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। ऐसे हो जाता है कि हम वी आर क्रिएटिंग समथिंग विच वी डोंट इवन नीड। तो आज हम आगे चलेंगे और लिविंग बाय द हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस में क्या बता रहे हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उसके साथ हम कैसे, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है उसके साथ हम कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अच्छा अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं नेगेटिव, हम बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ। तो नेगेटिव इमोशंस जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर, तो कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस को ऐसे जब हम उसका शब्द बदल दें, अगर हम नकारात्मक हमारे जो भावनाएं हैं उनको नाम ही अगर हम दे दें कि उनका नाम ही है हार्मोन ऑफ स्ट्रेस, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो हमें बताने में, हमें ध्यान रखने में मदद करेगा कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। कुछ भी नकारात्मक हमारे आउटर वर्ल्ड में है। अब हम आउटर वर्ल्ड जो हमारा बाहर की दुनिया है, यानी भौतिकता की जीवन है हमारा, जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या क्या चीज है। कई बार होता है कि हमें डर लग रहा है, किसी भी थ्रेटनिंग हो रही है कि अच्छा कुछ होने वाला है ना। हम सुन रहे हैं आजकल कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ बड़ी सी बीमारी आने वाली है ना, कहीं पे कुछ हो रहा है, या फिर अभी हम देखते हैं कि अच्छा बाहर निकलने में बच्चों को कि हाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या कुछ भी जो हमें डरा रहा है, कुछ भी हमें जो थ्रेटन कर रहा है ना, पैसों को लेकर के है, या किसी भी चीज को, हमारे शरीर को लेकर के हो सकता है, मन को लेकर से हो सकता है। तो हम कोई भी चीज इमेजिन कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा है, उसको रियल समझ करके हम अपने अंदर डर बिठा लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, ताकि हम वो सारी, और वो इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो नॉर्मली हमारी बॉडी को, अगर हम बिल्कुल आराम से काम करें ना, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, तो हमारी एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है। लेकिन जहां भी स्ट्रेस होता है, जहां भी डर होता है, जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ अब मुझे जीवित रहने के लिए या किसी ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए मुझे कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली, हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम है जहां पर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी बैलेंस में आने लगती है। जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमें थ्रेट से बचाने का होता है कि अच्छा अब हम यहाँ से भाग जाएं, है ना, या फिर मैं यहाँ से, अगर डर है तो हम क्या करेंगे, हम या तो भागेंगे, है ना, या फिर हम फाइट करेंगे उस जगह से। तो हम या तो लड़ेंगे उस सिचुएशन से, या हम भाग जाएंगे, दो ही चीजें होती है। तो हमारे जो ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमें इन दोनों में मदद करते हैं, इन दोनों सिचुएशन में, जहां हम भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से भाग निकलते हैं। जैसे कि हम नौकरी बदल लेते हैं, अगर कहीं पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कोलीग से हो रहा है, मैनेजर से हो रहा है, या हमारी जॉब हमें अच्छा नहीं, तो हम चलो हम दूसरी बदल लेते हैं, है ना। या फिर हम फाइट करेंगे तो हम ओवर डू करेंगे, हम अच्छा अच्छे से काम करेंगे, और ज्यादा करेंगे, और मेहनत करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो यही हमारे डेली रूटीन में भी होता है कि अगर घर में लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर में ही कोई कंपटीशन है, या आपके नेबरहुड में कोई कंपटीशन आपने कपड़ों से या फिर खाना से या किसी भी चीज से कर लिया, तो आप या तो फ्लाइट मोड में हो गए या फिर फाइट मोड में हो गए कि हम तो ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगे। तो उस दोनों में ही स्ट्रेस है हमारे में। उन सब से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी बैलेंस से बाहर निकलने लगती है, और तभी हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। तब क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉकटेल जो है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन की बात हुई है, वो एक कॉकटेल कई सारे हार्मोन का, जिसमें एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल और उससे ही मिलते जुलते और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, ताकि हम ये सारे जो बाहर के डेंजर हैं, जो बाहर के खतरे हमें नजर आ रहे हैं, या फिर हमें कंपटीशन दे रहे हैं, या हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लेकर के आ रहे हैं, उनसे हम फाइट कर सकें या हम भाग सकें। तो उस समय हमें डिसीजन बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें डिसीजन क्या लेना है कि हमें भागना है, या हमें छुपना है, या हमें फाइट करना है ना। तो ये तीनों डिसीजन के लिए हमें सर्वाइवल मोड में जाना होता है। तो हमने जैसे कि सिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जाना था। तो जब हम सर्वाइवल मोड में है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक मोड जो कि नॉर्मल मोड होता है, जो कि जब हम शांत होते हैं तब होता है, वो ऑफ हो जाता है, और सिम्पैथेटिक मोड में हम
आ जाते हैं जो कि सर्वाइवल मोड में है। और उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, हम बाहर में ही जुड़े रहते हैं क्योंकि डर है अंदर। डर की वजह से हमारे जो सेंसेस होते हैं जो हमारे, तो वो हमें बाहर की तरफ ही ज्यादा जोड़ते हैं और हमारा फोकस ही बाहर में रहता है क्योंकि हम अलर्ट मोड में रहते हैं। हम जो भी कर रहे हैं अलर्ट मोड में, चाहे हम भाग रहे हैं या छुप रहे हैं या हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम अलर्ट मोड में हैं तो हमारा ध्यान सुन सुन रहे हैं, तो हम सुन भी क्या रख रहे हैं, कान हम उस जगह में रख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे किससे बचना है, क्या करना है, स्मेल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हम उसे, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमें इन तीनों चीजों में ही हमें मदद करने के लिए अब एक्टिवेट हो गए ज्यादा। तो इस वजह से क्या होता है कि हम, हमारी बॉडी जो पर्टिकुलर स्पेस टाइम, हमने ही ये फ्रेम, हमने पिछले सेशंस में जाना कि कोई स्पेस टाइम नहीं है ना, 3 स्टडी में जो हमारा चैप्टर 1 में जाना कि हम लीनियर उसमें नहीं है, हम मल्टी डायमेंशन में है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या जानते हैं, पर्टिकुलर स्पेस टाइम में ही हम मानते हैं कि यही है हमारा जीवन, जिसके लिए मैं हूँ, बस यही है, इसी में मुझे जीना है, इसी यही समय है मेरे पास, इसको जी लो, खा लो, पी लो, है ना। तो हम अपने एग्जिस्टेंस को उतना ही समझते हैं, इसलिए हमारा अटेंशन बाहर में जाता है और वहां के डेंजर में जाता है, जो भी हमें खतरे महसूस हो रहे हैं हम उसमें, खतरे मतलब कंपटीशन, कंपटीशन भी एक खतरा ही है क्योंकि वो हमें स्ट्रेस देता है और हम उसको अडेप्ट करने के लिए कि कैसे हम उससे मेल जोल करके हम कैसे उसको अपनी लाइफ को जिंदा है, हम ये महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि आराम से आप बैठे हैं लेकिन एक फोन कॉल आ गया, एक ईमेल आ गई बॉस की, और आप फैमिली मेंबर्स के साथ थे लेकिन अचानक से इमोशनल रिएक्शन हो गया क्योंकि आपको फोन आ गया या ईमेल आ गया, कहीं कुछ ज्यादा काम हो गया या कुछ डाटा पर पड़ गई या कुछ सही नहीं हुआ है, तो अचानक से वो सारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और रिएक्शन होता है गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का या डर का, या एंग्जाइटी हो जाएगी, है ना, या फिर आप बिल्कुल बहुत सुस्त हो जाओगे, सैड हो जाओगे अंदर से, या फिर गिल्ट आएगा, है ना, कि हाँ ग्लानि आ रही है आपके अंदर, किसी तरह की शर्म है या फिर कोई सफरिंग आ गई। तो किसी भी तरह से ये सारी चीजें स्ट्रेस में लेकर के जाती हैं और ये सारी चीजें हमें फाइट और फ्लाइट मोड में नर्वस सिस्टम को लेकर आ जाती हैं जो कि प्रिमिटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो केमिस्ट्री है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर, जो हमने कॉकटेल की बात करी अलग अलग हार्मोन्स की, वो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्विच ऑन और ऑफ होती है ना। और हमारा जो सबसे ज्यादा समय होता है हमारा, वो हमारे इन्हीं चीजों के जागृत होने में लग जाता है कि अच्छा हो क्या रहा है, हम उसमें ही रह जाते हैं। जो मेन चीज जिसके लिए हम जी रहे हैं, है ना, हम जी रहे हैं, वो जीना ही नहीं होता है। हम क्या करते हैं, श्वास की बात तो छोड़ दीजिए, हम आध्यात्मिकता की बात तो छोड़ दीजिए, हम जीना ही बंद हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ फाइट फ्लाइट या रन अवे या फिर हाइड का चल रहा होता है। तो अगर कुछ भी है, मान लीजिए कोवर्कर है, कुछ भी है, कोई भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, आस पड़ोस है, कहीं पे भी है, तो आप क्या करते हैं, आप उस सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसमें अनुकूल नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आप वो सिचुएशन के को अपने प्रति अनुकूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके प्रतिरोध में है, सब कुछ आपको हर चीज आपको डरा रही है, धमका रही है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए हमारे अंदर कॉर्टिसोल है वो पंप होता रहता है, एड्रेनल पंप होते रहती है, हमारे अंदर हार्मोन्स ये पंप होते रहे, इसीलिए कहते हैं ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है आपके अंदर। डॉक्टर आपको क्या बोलता है, अगर कोई मोटा हो जा रहा है या स्ट्रेस की वजह से खाना पीना ज्यादा खा रहा है या कम खा रहा है ना, या फिर बहुत ज्यादा गैस हो रही है या एसिडिटी हो रही है, तो क्या डॉक्टर बोलते हैं, आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है ना। तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस क्या है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इसी समय में ऐसा सिचुएशन की वजह से एड्रेनालाइन या कॉर्टिसोल या उससे मिलते जुलते हार्मोन पंप होते जा रहे हैं, क्योंकि आप हाई अलर्ट में हैं, आप रन कर रहे हैं या फिर आप फाइट कर रहे हैं या फिर फ्लाई कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय ये चीजें आजकल के आईटी इंडस्ट्री में या कहीं देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा टेंशन में हैं, जो नए नए अभी काम करने निकले हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि हर 3 महीने में बेंच में है या हर 3 महीने में वो उनको एक थ्रेट है, हमेशा ही अंदर से है, हर 2 महीने में। तो हमारे बॉडी को क्या हो जाती है,
आदत हो जाती है इन केमिकल्स की। थोड़े दिनों में क्या होता है, ये सारे केमिकल्स हमारे हार्मोनल केमिकल्स जो जनरेट हो रहे हैं उसके एडिक्शन हो जाती है बॉडी को, और वो कार्व करती है, उनको पाने की कोशिश करती है कि अच्छा अब नहीं मिल रहा है तो कैसे, बॉडी हमें ऐसे रिएक्शन देना शुरू कर देती है जिससे हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं भी होगा तो गुस्सा आ रहा है ना, जबरदस्ती का गुस्सा है, कोई रीजन नहीं है। वो बॉडी इसलिए क्योंकि उसको वो हार्मोन लेने का एडिक्शन हो गई है, अब वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब होते चले जा रहा है, होते चले जाता है, और ब्रेन हमेशा ओवरली अलर्ट मोड में रहता है। ब्रेन हमेशा उस मोड में रहने का आदी हो जाता है, और वो प्रेडिक्ट करता है कि अच्छा अब कुछ होगा, अब मुझे वापस से वो हार्मोन मिलेगा, है ना। तो ऐसा प्रेडिक्शन हमारा ब्रेन करना शुरू कर देता है। फोर्स्ड आउटकम, कंट्रोल्ड हो जाते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल्ड हो जाता है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर जनरेट हो गया है हमारे अंदर। ये ऐसा हमारी बॉडी को आदत होने लगती है धीरे धीरे। आप देखते हो कि कुछ नहीं है, सिचुएशन एकदम शांत है, फिर भी आदमी घूमे जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रेस है। घर में देखते हो फालतू में आदमी जोर जोर से बातें कर रहा है, चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रेस है, स्ट्रेस मोड में है। वो स्ट्रेस नहीं भी होगा पर वो स्ट्रेस मोड में है। तो उनका जो बॉडी है वो ऐसे ही, हमारे जो ईमेल्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। आप कुछ रील देख लो, कुछ अच्छी है, कुछ आपको उत्तेजना देती है, तो वो हमारे अंदर के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क को एक्टिवेट करती है अलग अलग तरह से। तो इसीलिए पितामह पत्री जी ने भी कहा है ना कि हमें इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है। तो आगे जो है हमारा जो एक तो हमारे ब्रेन में भी क्या होता है कि ब्रेन जो है फायर मोड में रहता है, तो उस वजह से इनकोहेरेंट पैटर्न ड्रॉ हो जाते हैं उसमें। हमारे नर्वस सिस्टम जो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क होता है, जो हमारा नेटवर्क, जैसे आप देखते हो एक जाला होता है ना, मकड़ी के जाले होते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी नर्वस सिस्टम का ऐसे जाल होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। तो बहुत ही इनकोहेरेंट रहती है, बेतुके लगते हैं वो, कि एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिनों में जब ऐसा होने लगता है, जब फाइट फ्लाइट या फिर फाइट मोड में रहता है ब्रेन हमेशा, तो उसके जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स भी होते हैं वो डिसऑर्डर के वजह से ऐसे, फ्रेमवर्क उसका ऐसा होता है जो कि एफिशिएंट नहीं होता है, जो सही से अच्छी तरह से पूरी तरह से कारगर नहीं होता है हमारे दिमाग में। धीरे धीरे से याददाश्त कम होने लगती है, ब्लैकआउट ज्यादा दिखने लगते हैं, है ना। कुछ देखा है तो समझ ही नहीं आ रहा है, सामने सब कुछ चल रहा है पर उसको, आंखें खुली हैं पर कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे अंदर इन सारे कारणों से होने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रम बज रहे हैं ऐसे, है ना, हमारे स्किन के ऊपर, दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रम्स बज रहे हैं, और कुछ भी रिदम में नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस बज रहा है कुछ बेतुका सा। तो इस तरह से दिमाग में होने लगता है, क्योंकि ब्रेन इनकोहेरेंट है उस समय, और उस समय पूरी तरह से कारगर नहीं होता है। तो जो हमारे केमिकल रेजिड्यू होते हैं हमारे अंदर, एनर्जी जब मोशन में होती है तब क्या होता है, केमिकल रेजिड्यू भी हमारे अंदर बने रहते हैं, इस वजह से जो इतना तेजी से निकल रहे होते हैं हमारे अंदर, पंप कर रही होती है बॉडी। तो इस कारण से हमारी जो एनर्जी है ना, हमारी जो इमोशन, भावनात्मक, हम जब रहते हैं इन सारे इमोशन में, हमारी भावनाएं हैं, तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, ये उस तरह से होती है जैसे एक एटम के बारे में हमने जाना ना कि एक अणु होता है हमारा मॉलिक्यूल, तो दूसरे एक एटम मिलकर के दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाता है। वो जब तक उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगी तभी वो एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के ऑक्सीजन O2 बनाएगा, और फिर इसी तरह से वो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे। तो इसी तरह से जब हमारा दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी एनर्जी किस वजह से जुड़ती है, कि उनके रिलेशनशिप, उनकी एनर्जी सेम होगी। यानी कि अगर नेगेटिव ऊर्जा वाले उनके दो व्यक्ति जिनके अंदर से एक सी बातें चल रही हैं, है ना, आप देखोगे, हाँ, फिर हम कितनी बातें एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तो मैंने भी अनुभव किया है, ये तो मेरे जीवन में भी हो रहा है, और इस तरह से उनकी बॉन्डिंग बनने लगती है, उनकी फ्रीक्वेंसी एक सी होती है, क्योंकि चाहे वो लो हो या हाई हो। अगर कई बार बहुत अच्छे, जैसे हम मेडिटेटर्स अगर कभी मिलते हैं तो
कभी मिलते हैं तो एकदम से एनर्जी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा होती है कि क्योंकि एक सी सोच है, एक सी बातें हम समझ रहे हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो एटम की जैसे एक दूसरे एटम के साथ होती है, वैसे ही एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ वो बॉन्डिंग कैसे बनती है। एक एनर्जी फील्ड जो इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी है, उससे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, उस कारण से वो बॉन्ड बनता है हमारा। वो एनर्जी बॉन्डिंग हमें एक साथ लेकर के आती है। तो चाहे वो एटम की एटम के साथ हो या व्यक्ति की व्यक्ति के साथ है, तो दो लोग भी यही एनर्जी शेयर करने के कारण से उनके अंदर बॉन्डिंग होती है। वी आर इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो ऑरा है हमारा, अगर लगभग एक सा है, चाहे वो रैप्चर्ड है या नहीं रैप्चर्ड है, या फिर किस तरह की ऊर्जा मेरी है, उसी तरह की ऊर्जा को मैं दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा के समान व्यक्ति की ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ हम अट्रैक्शन में आते हैं। तो ये कहते हैं शेयरिंग ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, तभी वो इंफॉर्मेशन और एनर्जी शेयर करते हैं। तो अगर हम दो सेपरेट एटम्स को लेकर के जाए, है ना, तो बहुत जो भी दो व्यक्ति हैं, है ना, उनकी बॉन्डिंग जिनकी बहुत ज्यादा हो गई है, या दो एटम जिनकी बॉन्डिंग है, उसको अगर हमें अलग करना, उसको सेपरेट करना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग हो गई है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब इस एनर्जी को हम क्या करेंगे? अब हमें अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं, ये एक अच्छी एनर्जी नहीं बन रही है, या एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, है ना, तब क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी इस कारण से, और इनको सेपरेट क्यों करना है, चाहे वो दो व्यक्ति हो या एटम्स हो, उनको सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम व्यक्तियों को लेकर के जाएं, है ना, कि व्हाई वी हैव टू डू इट, और ये तोड़ने का एक ही तरीका है, ये बॉन्ड को तोड़ने का व्यक्तियों के बीच में खास करके। और व्यक्ति, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर की जो बॉन्डिंग है, जो एनर्जी एटम्स बॉन्डेड है, वो उनका एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, वो कहते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बता रहे हैं कि ये एनर्जी पैटर्न तभी तोड़ सकते हैं जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। वो एनर्जी क्या है? गिल्ट की एनर्जी, यानी कि अगर कोई ग्लानि है आपके अंदर, या किसी के अंदर द्वेष है, किसी की वजह से हेट्रेट है, या रिसेंटमेंट है कि किसी चीज का पछतावा है हमारे अंदर, या फिर हम कोई भी चीज को हम लैक करते हैं कि हमारे अंदर अभाव है किसी चीज का, या डर है, तो ये, या इससे मिलती जुलती कोई भी और है ना, तो वो एनर्जी जो हमारे अंदर है वो टाइड अप हो गई है। क्रिएटिव एनर्जी हमारी उस चीजों में चले गई है, अब हम क्रिएशन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी तो इन सब चीजों में फंस गई है। तो उसको रिलीज करना है, अगर हमें वापस से क्रिएटिव बनना है, तो हमें सबसे पहले बॉन्डिंग को हटाना होगा, और हमें न्यू रिक्रिएट करना पड़ेगा। अपनी न्यू डेस्टिनी अगर बनानी है, आपको अपना नया भविष्य बनाना है, नया आपको, तो आपको ये एनर्जी चाहिए है, जो कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, जो आपके अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए जो ये नकारात्मक बातें हमारे अंदर है, जहाँ एनर्जी फंसी हुई है, इस कारण से वो बॉन्डिंग को तोड़ना जरूरी हो जाता है। तो जब हमारा ऐसे होता है, तो कहते हैं कि हमारा जो आउटकम होता है ना, हमारी इमोशनल बॉडी के ऊपर हम ओवरकम कर पाते हैं, जो हमारी जो भी इमोशंस हैं, जिस भी तरह के इमोशंस है, हम अपना ध्यान जब उधर से हटा लेते हैं, बाहर की दुनिया से हम धीरे धीरे जब अपना ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं, जहां पे भी हमारी एनर्जी फंसी होती है, वो वापस हमारे भीतर आने लगती है। हम उसको वापस से ट्रांजिशन करने लगते हैं बाहर से अपने भीतर की ओर। तब हमारे अंदर जो पेन था, या फिर किसी बात की भी हंगर था, वो सारी चीजों से जब हम टेंशन हटाते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप एनर्जाइज होने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो फोन पे बोलते हैं, या आपने देखा है जूम पे बताते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा था या कर रही थी, अब मुझे 1 महीना हो गया या 10 दिन हो गए, अब मुझे बेटर लग रहा है, मैं ज़्यादा एनर्जाइज़्ड फ़ील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी जहाँ एनर्जी फँसी हुई थी अलग-अलग जगह में, उसको वो रिलीज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनका ध्यान जो 2 घंटे या 10 मिनट या आधा घंटा जो बाहर की दुनिया पे लगाते थे, वो अब कम होकर के अब भीतर की दुनिया में अंदर तक जाने लग गया है। इसलिए अब वो एनर्जी को अपने महसूस करने लगे हैं, अंदर आने लग गई है उनका।
तो वो इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने बाहर से अंदर की तरफ कैसे हम एनर्जी को कॉल करेंगे, जब हम बाहर से डिस्कनेक्ट करेंगे, अपने आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रिलेशन भूल जाएं या आप एंजॉय करना भूल जाएं, पर ये चेक करना कि आपकी एनर्जी कहाँ फंस रही है, कहाँ पे आप बॉन्डिंग महसूस कर रहे हैं, क्या वो बॉन्डिंग आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है या आपको ड्रेन आउट कर रही है। तो हमें ये देखना है कि हमारे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी उस समय कहाँ है, हमारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे वो हमें आगे जो डिस्पेंजा फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर कैसी कैसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने पहले भी सुना होगा, मैं बस यहाँ पर बताती हूँ कि हमारी जो बीटा अलग अलग तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। तो जो बीटा रेंज में ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे 3 तरह के रेंज में बीटा वेव को मेजर किया जाता है, लो रेंज, मीडियम रेंज एंड हाई रेंज फ्रीक्वेंसी। और बीटा वेव फ्रीक्वेंसी में व्यक्ति ज्यादातर बाहर की दुनिया में देखता है, बाहर ज्यादा रहता है, उसको बाहर की दुनिया में चाहे वो रिक्रिएशन हो, कहीं पे वो बाहर घूमने जाना पसंद करेगा, लोगों से बातें करना है ना, कहते हैं जो जीवन के मजे लेना है ना, तो वो सारी चीजों, दुनिया की चीजों में उसका ध्यान ज्यादा रहता है। तो जो लो रेंज बीटा होती है वो रिलैक्स स्टेट होती है, एकदम आराम से है व्यक्ति, उसको किसी चीज का थ्रेट नहीं, कोई चीज उसको डरा नहीं रही है बाहर की जगह में, और वो अपनी बॉडी के पूरी तरह से अवेयरनेस में है, स्पेस और टाइम के अवेयरनेस में है। तो इस स्टेट में व्यक्ति आराम से पढ़ता है, ध्यान देता है कि कौन क्या काम कर रहा है, खुद के में भी ध्यान देता है कि वो क्या कर रहा है ना, और बहुत अच्छा उससे बातें करो व्यक्ति से तो अच्छा लगेगा, वो भी आनंद में है, आप भी उससे आनंद महसूस करते हैं, उससे बात करने में, उसको सुनने में, है ना। तो वो स्टेट है, वो है लो रेंज ऑफ बीटा, बाहर की दुनिया में पर बहुत लो रेंज है उसकी। जो दूसरी रेंज है जिसका बीटा फ्रीक्वेंसी में ब्रेन वेव रहता है, वो है मिड रेंज। मिड रेंज में थोड़ा सा और उत्तेजित हो जाता है व्यक्ति, और उसमें अपने आप को वो कैसे करता है कि फर्स्ट टाइम जैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, हर चीज मैं में ज्यादा होने लगती है, हमेशा व्यक्ति के नाम उसको याद रहना है, क्योंकि उसको ज्यादा उसके अंदर में है, वो हमेशा विजिलेंट रहता है ना, ओवरली स्ट्रेस भी रहता है, कई बार उसमें स्ट्रेस होता है काफी, और देखेंगे वो थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस रहता है हमेशा। तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो है जिनमें मिड रेंज ऑफ बीटा स्टेट में रहते हैं वो। और हाई रेंज बीटा स्टेट में वो लोग होते हैं जिनके हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, काफी हाई है, जैक्ड अप है उसके, तो काफी उत्तेजित है वो व्यक्ति। तो उसमें क्या होता है, वो सर्वाइवल इमोशंस में रहता है बीटा रेंज, उसमें गुस्सा भी रहेगा, अलार्म मोड रहता है, हमेशा अलार्म मोड में रहेगा वो, है ना। और कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके लाइफ में उसको हमेशा दिखती रहेगी कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ, वो मतलब नहीं होते हुए भी कुछ प्रॉब्लम ढूंढ लेगा अपनी लाइफ में, ऐसा है। तो उसमें हमेशा डिप्रेशन में रहने की आदत है, फ्रस्ट्रेशन में रहने की, एंग्जाइटी लेवल हाई रहता है। और हाई रेंज बीटा इससे भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, तीनों जो कहते हैं ना, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज। हाई रेंज जो लो रेंज है वो दुगना ऊंचा होता है, लो रेंज वाला तो आराम से है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, भले ही वो भौतिकता में बहुत ज्यादा रहता है लेकिन शांत है, आनंद में है। और हाई रेंज वाला फ्रस्ट्रेशन है, दूसरों को भी फ्रस्ट्रेशन देने वाला, यानी कि हाईली नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर है। तो इसके जो दूसरा इसके बाद है कि जो अल्फा फ्रीक्वेंसी वाले ब्रेन वेव में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अल्फा वाले रिलैक्स्ड है, अल्फा वाले ब्रेन वेव वाले बाहर ही रहते हैं, वो भी बाहर की दुनिया से ही है, लेकिन वो ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं और शांत होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और उनको वो इंट्यूटिव होते हैं, उन अंदर की बात को अपना सुन पा रहे हैं, अंदर से जो आवाज है उनको सुन पा रहे हैं। तो अल्फा फ्रीक्वेंसी वाले लोग, जो अल्फा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाले होते थे, वो हमेशा आप देखोगे कि वो डे ड्रीमिंग में है, इमेजिनेशन उनकी बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा देर तक एक टक किसी चीज को देखे जा रहे हैं, है ना, वो लोग भी अल्फा फ्रीक्वेंसी में बाहर की तरफ है, लेकिन
बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, या फिर ट्रांस स्टेट में भी चले जाते हैं कई बार, डे ड्रीमिंग या फिर इमेजिनेशन है, उन सब चीजों में है। या फिर एनालाइज करेंगे, कोई जैसे अगर उनको घूमने जाना है तो उनका एनालिसिस इतना होगा कि वो कई दिन कई महीने डिसीजन लेने में लगा देते हैं, है ना। तो ऐसे भी अल्फा ब्रेन वाले होते हैं जो लॉन्गर थिंकिंग, उनका उनका थिंकिंग जो सोचना है वो बहुत लंबा तक चलता है, एनालिसिस बहुत लंबा तक चलता है। तो उनका भी ज्यादा ध्यान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या है, बाहर की तरफ में लगा रहता है। और कुछ कुछ कहते हैं अल्फा ब्रेन वेव वाले हैं, वो इंडिकेट क्या करते हैं कि आप इनर वर्ल्ड में भी कैसे जाएंगे, है ना। ये अटेंशन जो हम धीरे से अल्फा से अंदर कैसे ले जाएंगे, वो भी बड़े आसानी से आ जाते हैं अगर अल्फा में है, क्योंकि वो उनको आदत है, इंट्यूशन में है, डे ड्रीमिंग है ना। तो नेक्स्ट वाला जो है थीटा फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रेन वेव, वो कैसी है कि माइंड अवेकन स्टेट में, माइंड तो जागृत है उनका, है ना, लेकिन भले ही बॉडी उनकी कैसी है, स्लीप मोड में, लेकिन मन उनका जागृत रहता है। बॉडी बहुत जल्दी सोने की स्थिति में चले जाती है ना, लेकिन माइंड एकदम एक्टिव है। तो ये ज्यादातर जो थीटा स्टेट होती है वो डीप मेडिटेशन स्टेट में शुरू शुरू में, जैसे बहुत लोग जब ध्यान में आते हैं तो थीटा में कुछ महीनों के अंदर ही वो लोग ज्यादातर थीटा में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि गामा है, लेकिन वो थीटा में ज्यादा चले गए होते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी तो एकदम स्लीप मोड में चले जाती है, उन्हें पता नहीं होता है, माइंड एक्टिव होता है कि कहाँ, हाँ जल्दी से बाहर आने का। जैसे ही आपने डायरेक्शन देने शुरू किए, उनको बताना शुरू करा कि हाँ पैरों को हिलाइए करे, तो उनको सुनाई सब पड़ रहा है, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो स्लीप स्टेट में थे। उसके अलावा जो भी अगर गाइडेड मेडिटेशन, कुछ नहीं सुनाई पड़ा उनको, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं है, बस वो एक मन उनका कान सुन रहे थे उनको, ऐसे वाले में। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है डेल्टा फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव, जो कि डीप रेस्टोरेटिव स्लीप में होती है, जैसे बहुत गहरी, बहुत ज्यादा गहरी जो नींद की तरह से आती है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कई बार जो मेडिटेशन में है डेल्टा वेवलेंथ वाले, वो क्या है, वो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी उनके भी डेल्टा स्टेट में चले जाते थे, जहाँ पे बॉडी एकदम डीप स्लीप मोड में जाती थी, पर वो ड्रीम नहीं कर रहे हैं। ब्रेन, जब उनका ब्रेन स्कैन किया गया तो पता चला कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई, एम्पलीफायर एनर्जी जो एम्पलीफाई हो रही थी उनके ब्रेन में, वो बहुत ज्यादा तेजी से विकसित हो रही थी उनके अंदर, भले ही बॉडी उनकी स्लीप मोड में चले गई थी। तो डेल्टा फ्रीक्वेंसी में वो फीलिंग ऑफ वननेस में रहते हैं, एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है और वो वननेस फील करते हैं, एकत्व पूरे संसार से, नेचर के साथ, फीलिंग ऑफ कंपैशन, लव, ये सारी एनर्जी उनके अंदर होने लगती है, और उसके कारण से उनकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ती है, भले ही बॉडी उनकी स्लीप मोड में चले जाती है या फिर ऐसे होगा, लेकिन वननेस उनमें रहता है कि कैसे हम दूसरे की मदद करें, कैसे हम कंपैशन देखेंगे, एक दूसरे का दर्द महसूस कर पा रहे हैं, वो लोग कनेक्शन फील कर पाते हैं हर एक चीज से, चाहे वो कुछ भी हो, कोई जीव जंतु कुछ भी हो उनके अंदर, या फैमिली हो या फिर नेचर हो, उनके साथ वो कनेक्टेड फील कर पाते हैं यूनिवर्स के साथ। तो वो डेल्टा में है। और गामा फ्रीक्वेंसी वेव में अगर कोई है तो वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में है, यानी कि अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ करके हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को वो इमिटेट कर रहे हैं, उसको उनके अंदर से ब्रेन अराउज हो रहा है, एक इंटरनल इवेंट हो रहा है उनके अंदर, अंदर से वो जागृत हो रहे हैं, पूरी तरह से वो एक एकीकृत है यूनिवर्स के साथ, और उनके अंदर वो जो कहते हैं ना कि एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, बहुत सारी चीजें उनको ध्यान में ज्ञान प्राप्त होने लग गया है, वो है गामा फ्रीक्वेंसी, जो कि हम उसके बारे में और भी जानेंगे। और डीप मेडिटेशन में जब चले जाते तो ब्रेन वेव में उस तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट होने लगती है, जो कि ओवर अ पीरियड व्यक्ति जब ध्यान करता जाता है तब आने लगती है। तो ये था अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो चैलेंज है इसमें, कि जब व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है तो स्विचिंग जो हाई रेंज बीटा रेंज से है, बीटा रेंज से माइंड अल्फा में स्लिप होता है, और कई बार आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड किस तरह से वो
थीटा में बड़ी तेजी से मूव करता है, बीटा से भी वो थीटा में बड़े आराम से स्विच ओवर होता है। तो ये एक चीज हम अनुभव करते हैं ध्यान में। और हमारी जो थिंकिंग है, जैसे हम ऑटोमेटिक थिंकिंग जो आ जाती है ना, यहाँ हम किसी भी बारे में, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बीटा से बीटा या अल्फा स्टेट से हम इनर वर्ल्ड में जाना शुरू करते हैं, अपने अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, यानी कि थीटा गामा या डेल्टा में आने लगते हैं। जैसे जैसे आप थीटा तक भी पहुंचते हो तो अंदर आप ऑटोमेटिक थिंकिंग मोड स्विच ऑफ हो जाता है हमारे अंदर, यानी कि ध्यान हमारा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। हमारे जो वर्तमान में हम ज्यादा रहने लगते हैं, प्रेजेंट रियलिटी को हम ज्यादा महसूस करते हैं, रादर कि जो हमारा ध्यान बाहर की तरफ हमें लेकर के जा रहा था। तो ये एक है डिफरेंस। जो आप मेडिटेटर जो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान बंद कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज को नहीं देख रहे हैं, हम इंटरनलाइज होने लगते हैं। और ये हमारी बॉडी को, जैसे हमने पहले जाना अभी कि किस तरह से हमारी बॉडी को स्ट्रेस हार्मोन्स लेने की आदत हो गई थी, वो केमिकल लेने की, उसी तरह से हमारी बॉडी को अब ध्यान करने की आदत होने लगती है। किसका ध्यान? हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में, हमारे वर्तमान में रहने का हमें आदत होने, क्योंकि उसमें आनंद आने लगता है, हमारी बॉडी उसका एडिक्शन होने लगती है। रादर जो हमारे ध्यान अभी इधर उधर भटकता था, बहुत सारे विचार आ रहे थे, तो हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार अपने आप कम होने लगते हैं। तो वो एक पैटर्न कैसे जनरेट होता है? जब हम अपना ध्यान वापस लाते जाते हैं, वापस धीरे 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 हमारे ये प्रैक्टिस के कारण से कि इधर उधर भटक रहा है, फिर हम उसको ले आ रहे हैं, अपने वर्तमान में ले आ रहे हैं, यानी कि अपने श्वासों के ऊपर ला रहे हैं, सिर्फ हम प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। तब धीरे धीरे हमारे माइंड को आदत होने लगती है और हम इंटरनलाइज होने लगते हैं, और एक समय आता है जहां हम डेल्टा में ज्यादा रहते हैं और उसके बाद डेल्टा से गामा स्टेट में पहुंचने लगते हैं। लेकिन उस सब के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो डिस्पेंजा भी बता रहे हैं कि उनको इतना मेडिटेशन वो खुद कराते हैं या करते हैं कई बार, लेकिन फिर अभी भी कई बार होता है कुछ सिचुएशन आ गई और उनका भी ध्यान इधर उधर रखता है, लेकिन हर बार मेहनत करनी पड़ती है वापस से अपने ध्यान को हम वर्तमान में कैसे लेकर के आए। और जब हम ऐसा करते रहते हैं तो हमें ना ही टीवी देखने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें उस एनर्जी, जहां हमारी एनर्जी हजार चीजों में बाहर लगी रहती है, टीवी पे, खाना बनाना है, बच्चों पर, पेरेंट्स पर, खुद के शरीर के किसी भी फेस पर, बॉडी पर या कहीं पर भी, या और बहुत सारी चीजें जो आपके आप करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या कुछ सीख रहे हैं या कुछ और सिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में, या फिर खाली मोबाइल के यूट्यूब या ट्विटर या रील्स या जो पे भी, जहां पे भी जा रहा था, वो सारा खत्म हो जाता है जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं अपने वर्तमान में रहने के लिए। तो ये उन्होंने यहाँ पे इस तरह से समझाया है, जो हम करते हैं लेकिन वो कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कैसे, वो कोई जादू नहीं है, आपने अपने पर काम किया है, इस कारण से आप वो अचीव कर पा रहे हैं। और वो कहते हैं इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। वो स्वीट स्पॉट, उसको उन्होंने बोला है, वो स्वीट स्पॉट है जहाँ पे मैं वो प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान का वो जो क्षण है उसको जनरेट कर पा रहा हूँ, जहाँ मैं पूरी तरह से वर्तमान में हूँ। वो जो स्वीट स्पॉट है वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होता है हर बार, और मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ना ही उसमें पास्ट है ना ही फ्यूचर है, मैं सिर्फ इस समय में पूरी तरह से आनंद में हूँ। तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैं अपने एनर्जी को कॉल बैक कर रहा होता हूँ जहां जहां फंसी रहती है, और वो सचमुच में वर्थ है ऐसा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये बहुत एफर्ट लगता है कि हाँ हम बहुत कर रहे हैं, पर ये वर्थ होता है कि हम इसको बार बार करें और अपने वर्तमान को हम पूरी तरह से जी पाए। तो हमने कहा हम फंसे हुए, ये हमें चेक करना है। हमारी एनर्जी अगर हमें लो लग रही है तो हमें चेक करना है कि हम आज कहाँ फंसे थे, या जब भी समय मिले, दिन में है, शाम को है, या जब भी आपको लगे कि आज मुझे एनर्जी कम लग रही है, तो मैंने कहाँ खत्म कर दी अपनी एनर्जी। क्या पास्ट में सोचते सोचते पास्ट में थे, या फिर हम फ्यूचर में थे,
या फिर मैं और कहीं फँसे हुए थे। तो ये हमें रीचेकिंग करते जाना है। तो ये है हमारा प्रेजेंट मोमेंट का जो ज्ञान है इस बुक में बिकमिंग सुपरनैचुरल में, हमें देखते जाना है। और हमने पिछले सेशन में जाना था कि जीन कुछ भी हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हेरिडिटी, हमारे जीन में हेरिडिटी है, तो हमने पिछली बार जाना था कि कुछ भी हेरिडिटी नहीं है। जीन इंफॉर्मेशन बाहर से लेती है और उसको प्रोसेस करके वो डीएनए में भेजती है, और फिर डीएनए उसको उस तरह से प्रोसेस करता है जहां हमारे अंदर बीमारी जनरेट होंगी, या हम रिकवर हो रहे होंगे, या फिर हमारे अंदर कोई बीमारी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो बाहर से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन के द्वारा या अपने मन के द्वारा हम उसको जीन को इंफॉर्मेशन, जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं कि मेरा, अगर जैसे किसी के पैर में घुटने में दर्द है, वो उसको बार बार इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं मेरे, मैं तो बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, मेरे हेल्दी है, मेरे अगर मान लीजिए ल्यूब्रिन कम हो रहा है और हम उसको बार बार इंफॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं मेरा ल्यूब्रिन बहुत तेजी से अच्छे से बढ़ रहा है नी में, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, अच्छे से चल पा रहे, तो आप देखोगे कि वो जीन वही इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में लेकर के जाती है और ओवर अ पीरियड वो पूरा खत्म हो जाता है, जो दर्द है या कोई भी बीमारी है। तो इस तरह से कल मैंने किया था, ये पढ़ते पढ़ते मेरे थंब में एक कुछ मैंने अपना स्किन पील करती थी, वो बहुत दर्द था, और मैं इंफॉर्मेशन दे दे करके, और आज बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। तो ये वर्क करता है, तो आप लोग भी ट्राई जरूर करिएगा।